अभी पासा पलट गया है। पहले हर तरीके से एक्टिव मोड में इजराइल रहता था। आज की डेट में एक्टिव मोड में आपका ईरान बैठा हुआ है। ईरान ने इनको पूरी तरीके से रीड कर लिया है। यह तो जो इतने सालों से इनका बना बनाया सेटअप है इजराइल का, उसको इजराइल रिशफल करे ताकि ईरान दोबारा उस चीज को हैक न कर पाए और उसको रिशफल कर दे कि ईरान को भी सही टारगेट पिन पॉइंट न मालूम हो, तब जा करके ये अपने आप को महफूज रख पाएगा इजराइल। नहीं तो ईरान को पता है हमको कहां पर अटैक करेंगे और कितना नुकसान उस अटैक से पहुंचाएंगे। कह रहे हैं आजम सिद्दीकी साहब के तमाम चीजों को समझना होगा और ये बिल्कुल हकीकत है। और उसके बाद ही, और ये लोग समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुआ है। मैं समझता हूँ कि गाजा के लिए जिस तरह से आवाजें उठी हैं, मुस्लिम ममालिक से उतना नहीं उठा जितना वेस्टर्न वर्ल्ड से आवाज उठी है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ इसमें भी अल्लाह की मसलहत रही होगी, क्योंकि अगर एक साथ मुस्लिम से उठते तो उसका रुख अलग हो जाता। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड ने गाजा के लिए आवाज उठाई, ये भी अपने आप में। लेकिन फिरोज बख्श साहब, क्या आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है दुनिया में? एक तरफ गाजा में देखिए कि हालात अच्छे नहीं, बेहतर हो पा रहे हैं इजराइल बार बार। दूसरी तरफ यूक्रेन जो है वो, और रूस, वहां पे हालात अच्छे नहीं हो रहे। तो क्या माना जाए कि ये दुनिया कहाँ जा रही है? जी डॉक्टर मुमताज, असल में दुनिया बिल्कुल जो एक वेवर्ड डायरेक्शन है, यानी नो मैन्स लैंड। दुनिया उसी तरफ जो है जा रही है, वहीं का रुख दुनिया का हो रहा है। और जो आपने खबर सुनाई कि पुतिन साहब के घर पे हमला हुआ, खुदा ना खास्ता पुतिन साहब को कुछ हो जाता तो फिर बड़ा जबरदस्त, ये समझिए, यलगार का आलम होता और दुनिया दो धड़ों में बंट जाती। लेकिन चलिए, अल्लाह बचाने वाला है। ये लोग तो टारगेट किलिंग में अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। इन्होंने कितने दिनों से ईरान के अंदर टारगेट किलिंग की, ठीक है। और टारगेट किलिंग का एक हिस्सा इन्होंने लबनान में भी किया, जब ये अपने पेजर से इन्होंने काफी लोग हलाक कर दिए थे। तो इनकी एक्सपर्टीज है। तो दुनिया जो है, कोई, मैं नहीं समझता कि किसी अच्छी डायरेक्शन में जा रही है या दुनिया के कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं। इस किस्म की जो सूरत हाल है, ये बहुत ही डरावनी है। और जो लोग ये समझते हैं, अरे ठीक है, हम तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इधर उधर हम बैठे हुए हैं, हमें क्या मतलब इससे। लेकिन कोई अगर उसका फॉर्मूला ऊंच नीच होता है, चाहे यूक्रेन और रूस के बीच में हो या गजा और इसराइल के बीच में हो, तब जो है वो कयामत की बर्बादी का मंजर वहां हो सकता है। यानी कयामत ही समझिए आने को एक तरह से तैयार है। तो बस, लेकिन हम तो, हमारी तो हमेशा से दुआएं यही होती हैं कि इंसान हर किस्म की आफात से, हर किस्म के जो है शैतानी मंसूबों और हरबों से आम इंसान महफूज रहे। ठीक है। 2.25 साल से जो हो रहा है वो दुनिया देख रही है, मगर उसमें अफसोस की बात यह है कि दुनिया खामोशी के साथ देख रही है। मैं फ्लोटिला की बात नहीं कर रहा, मैं उस तरह के और भी लोगों के जो एफर्ट्स हैं, जो इजिप्ट के राफा बॉर्डर पे आके अपनी गाड़ियां, बसें लेके जमा हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हठधर्मी बहुत है और ये लोग बॉर्डर खोलने वाले नहीं हैं, तो बेयारो मददगार, लाचार वो लोग वापस चले गए अपनी गाड़ियां लेके, पैदल या जैसे भी उनके उनका सिलसिला था। तो ये तमाम बातें जो हैं वो इस जानिब इशारा करती हैं कि हम तमाम लोग एक आतिश फशा पहाड़ के दहाने पर बैठे हैं। कब जो है ये आतिश फशा पहाड़ जो है आग उगलने लगे या खत्म कर दे दुनिया को,
यानी जो क़यामत होगी उसका तो खाली जो अंदाज़ा है वो खालिक व मालिक को ही है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो भी वक़्त बचा है इंसानों का इस दुनिया में तो वो अमन से गुज़रे, वो चैन से गुज़रे, वो बदले की भावना से एक दूसरे के ऊपर जो मुल्क बदले की भावना उतारते हैं, तो टिट फॉर टैट नहीं चलेगी, एन आई फॉर एन आई नहीं चलेगा यहाँ। अगर दुनिया को एक पासदारी के साथ, अमन चैन के साथ लेके चलना है और ये करना पड़ेगा। मेरा ख़्याल ये है कि चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो गाज़ा हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो वेस्ट एशिया में, चाहे वो हूथियों का लैंड हो, अल्टीमेटली अब ये ममालिक जिनके मैंने नाम लिए हैं या वो ममालिक जो इनके मतलब आमने-सामने खड़े हैं, इन सब के समझ में ये बात आ गई है और बखूबी आ गई है कि फ़साद में कोई जो है रास्ता नहीं निकलने वाला। रास्ता जो निकलेगा वो अमन में, चैन में और खुशियों में निकलेगा। तो हम तो इसी बात की जानिब जो है हमेशा से इशारा करते चले आए हैं। ठीक है। मैं फिर आऊँगा फिरोज़ बख्श साहब। मैं राशिद रिज़वी साहब आपके पास आऊँगा कि जिस तरह से ईरान ने रिएक्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप के बयान पे, एक धमकी एक तरीके से, और ज़ाहिर-सी बात है ये अमेरिका की आदत में शुमार है। लेकिन ईरान ने जितनी तेज़ी से इसका जवाब दिया है और ये कहा है कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी और फ़ौरन होगी, ये नहीं कि अगर थोड़ी-सी भी हरकत हुई तो इसको क्या माना जाए कि क्योंकि ईरान समझ रहा है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, ये क्योंकि इससे पहले उन्होंने किया, तो क्या ईरान तैयार है बिल्कुल से? और अगर ये होता है तो जंग तो फिर बढ़ जाएगी अगर ऐसा हुआ तो? मुमताज भाई, अभी पासा पलट गया है। पहले हर तरीके से एक्टिव मोड में इजराइल रहता था। आज की डेट में एक्टिव मोड में आपका ईरान बैठा हुआ है। ईरान ने अपनी इंटेलिजेंस से इनके सारे पिन पॉइंट को टारगेट पे रखा हुआ है और जिस दिन हमला होगा 2 दिन के हमले में ही आधा इसराइल टूट जाएगा। क्योंकि हमने आपको बताया था कुछ महीने हो गए हैं कि एक रिहाइश बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में इनका स्ट्रेटेजिक ऑफिस था और वहां पर बैठकर बंकर था वो, उसके अंदर सारी स्ट्रेटेजी बनाई जाती थी अटैक की, जहां पर नेतन्याहू भी जाते थे। उस बिल्डिंग के बंकर पे भी अटैक हुआ है, वो डैमेज भी हुआ है। तो और वहां के जो रिहाइश में रहने वाले लोगों को पता भी नहीं था कि यहाँ कौन टाइप का ऑफिस है। वहां के लोकल्स नहीं जानते थे, पड़ोसी नहीं जानते थे। और जिस तरीके से चीजें लीक हुई, हैक की गई, एक एक चीज, कौन सा ऑफिसर किस काम में लगा हुआ है, ये सारी रिपोर्टें दी गई। तो इसको देख के यही लगता है कि एक्टिव मोड में ईरान है और ईरान रिएक्ट करेगा। पहले की तरह वो बर्दाश्त नहीं करेगा, अब वो रिएक्ट करेगा क्योंकि वो कंप्लीटली तैयार है। और मुमताज भाई, हमने 6 महीना, तकरीबन 5 महीना 6 महीना पहले आपसे के सामने अपनी एक बात रखी थी कि इस बार टारगेट लीडरशिप होगी। ये भी आप देखिएगा, इस बार टारगेट लीडरशिप होगी, वो चाहे आईडीएफ की हो, वो चाहे मोसाद की हो, वो चाहे इनके मिनिस्टर लेवल पे हो, चाहे साहिल कॉर्ज हो, चाहे बिन गवीर हो, कोई भी हो, इनके आर्मी जनरल हो,
टारगेट इस बार ईरान लीडरशिप को करेगा, क्योंकि ये ईरान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ईरान की लीडरशिप को इन्होंने टारगेट किया है। और जब जंग होती है तो जंग में सब जायज है। मैं यहीं पे रोकूंगा राशिद रिजवी साहब। जो ईरान से रिपोर्ट आज हमने स्टोरी भी उस पे की है, जो हैक किया है तमाम बड़े बड़े लोगों के फोन्स हैं और बड़े इंपॉर्टेंट कागजात हैं, तो ये कितना बड़ा आप अटैक इसको मानते हैं? ये साइबर अटैक कह लें या जो भी है, ये कितना बड़ा और कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी उन्होंने कहा है जानकारियां ली हैं, उनके जो भी प्राइवेट मीटिंगें हैं और जो ब्लैकमेलिंग ये लोग किस तरह से करते थे, ये सारी चीजें उन्होंने, तो इसको कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं राशिद रिजवी साहब? मुमताज भाई, आप इतना ये समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल है हमारे और आपके बीच में, कि हम इलाहाबाद से दिल्ली जा रहे हैं, बाय रोड जाएंगे और कहाँ कहाँ पर हमारे स्टॉपेज रहेंगे और किस डेट को जाएंगे, कब निकलेंगे। अगर ये खबर आपको हमारे बारे में पता चल गई तो आप हमारे अगेंस्ट एक अच्छी फुल प्रूफ प्लानिंग कर लेंगे और उसमें 100% कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब आपको यही पता नहीं है कि हम दिल्ली जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कब जाएंगे और कहीं रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, क्या स्टॉपेज होंगे, हमारे साथ कौन होगा, मेरा ड्राइवर कौन होगा, मेरा पीएस कौन होगा, या कोई खबर आपको नहीं है, तो आप हमारे अगेंस्ट कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं बना सकते और आप हमको डैमेज नहीं कर सकते। तो वही हालात ईरान के हैं। ईरान ने इनको पूरी तरीके से रीड कर लिया है। यह तो जो इतने सालों से इनका बना बनाया सेटअप है इजराइल का, उसको इजराइल रिशफल करे ताकि ईरान दोबारा उस चीज को हैक न कर पाए और उसको रिशफल कर दे कि ईरान को भी सही टारगेट पिन पॉइंट न मालूम हो, तब जा करके ये अपने आप को महफूज रख पाएगा इजराइल। नहीं तो ईरान को पता है हमको कहां पर अटैक करेंगे और कितना नुकसान उस अटैक से पहुंचाएंगे। आपके कितने फाइटर प्लेन कहां पर खड़े हुए हैं, आपका हथियारों का जखीरा कहाँ है, ये सब कुछ, और यहां तक कि आपका जो न्यूक्लियर प्लांट है वो कहाँ कहाँ पर है और उसकी गहराई कितनी है। मुमताज भाई, आपको याद होगा ना, मिनी बॉम्बर का नाम क्यों लिया था उसने, ईरान ने, यानी बना लिया है, और जो शायद 30 या 50 फीट या मीटर गहराई तक मार कर सकता है। तो इनके कोई भी जो बेसमेंट पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनकी 50 फीट की गहराई भी नहीं है, वो 30-35 के अंदर है। इनका जो न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट चल रहा है इजराइल का, वो भी उसी कैटेगरी में आ रहा है। तो ईरान ने ये चीज तो उनको पहले एहसास दिला दी है कि जो मेरा मिनी बम्बर है वो तुम्हारे लिए काफी रहेगा। तो वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हमला हमला करेंगे, हमला करेंगे, हमला करेंगे, लेकिन कर नहीं रहा, हिम्मत नहीं है। और ईरान पहले हमला करेगा नहीं। ईरान वेस्टर्न मीडिया को, वेस्टर्न कंट्रीज को, या कि जो उसके साथी आपके मिडिल ईस्ट के दोस्त, नए नए दोस्त जो बने हुए हैं, सऊदी अरबिया है, कतर है या ओमान है, इन लोगों को वो बोलने का मौका भी नहीं देगा कि अगर आप ये गलती न करते तो हम आपके साथ खड़े रहते। इसलिए ईरान पहले अटैक नहीं करेगा, लेकिन ईरान कंप्लीटली तैयार है। जो गलती ईरान से पिछली बार हुई थी कि उसके जो आयरन ड्रोन उसके थे, डिफेंसिव सिस्टम थे, उसके ऊपर ड्रोन अटैक कर दिया गया था और ड्रोन सारे बनाए गए थे ईरान में। पूरी मोसाद की एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसकी भनक भी ईरान सरकार को नहीं थी। तो मुमताज भाई, ईरान तैयार तो बैठा है, एक अटैक इसराइल करेगा, फिर उसका आप रिएक्शन देखिएगा।
जी मुमताज भाई। बिल्कुल यही सूरत हाल है और ऐसा लग रहा है। और चूंकि पहले तो लोग बकौल फिरोज बख्ताब याद आ जाते हैं कि वे बंद मुट्ठी खुल गई। तो फिरोज बख्ताब का यही फोन आया था जब, जाहिर सी बात है, जितना बड़ा अटैक इसराइल ने किया था और फर्स्ट लेयर के जितने मिलिट्री के अफसरान थे उनको और साइंटिस्ट को मार दिया था, तो उसके बाद बड़ा वैक्यूम सा था कि अब क्या होगा। और इतना लोगों को अंदाजा नहीं था कि ईरान इस तरह से पलट के, जो किसी को अंदाजा नहीं था। मैं समझता हूं कि इजराइल को भी इतना अंदाजा नहीं था, वरना शायद वो हमला भी नहीं करता, क्योंकि आज भी इजराइल के जख्म भरे नहीं है। ये आप समझ लीजिए, रिपोर्टें वहां से चूंकि आ नहीं रही हैं। शुरू शुरू आपको याद होगा फिरोज बख्ताब के ये खबर आई थी कि 40,000 कंप्लेंट गई हैं, लेकिन वो एक ही बार खबर आई, दोबारा नहीं आई कि फिर कंप्लेंट कितनी गई। और एक खबर और बीच में आई थी कि लोग जिनके घर टूट गए थे उनको किराए के मकान दिए गए थे कि आप रहिए यहाँ पे, लेकिन उनका किराया कौन दे? उनका किराया सरकार नहीं दे रही है। तो वो भी एक मसला है वहां पे जो दरपेश है। तो इस तरह के हालात है। मैं आखिर में यही चाहूंगा आपसे, आदम साहब कुछ कहना तो नहीं है? हैं आदम साहब? जी जी मुमताज भाई, कहना मैं यही है मैं कि जो ये जी कहना यही कि जो नफरती ताकतें हैं ये जरूर हार जाएंगी। और मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने सोशल वर्क को और बढ़ा दें। और उनका जो प्रोटेक्शन है वो कानून ही कर सकता है। इसलिए हर मुस्लिम बच्चा जो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसको ला की पढ़ाई करनी चाहिए हिंदुस्तान में। खैर ये तो बिल्कुल सही है। और दरअसल इनका कहना ये है, हमने आज शुरू में इन्हें लिया था और शुरू में बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही। इन्होंने जो कुछ हो रहा है गड़बड़ सड़बड़ जो लोग कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ यूएनओ में इन्होंने पिटीशन, और हिंदुस्तान के जो सदर जमहूरिया है वहां पे पीएम को, सबको इन्होंने बाकायदा पिटीशन अपनी भेजी थी। और इनका यही कहना है कि हमें कानून का सहारा लेना चाहिए, कानून पे एतमाद हमें जाहिर करना चाहिए और कानून से हमें इंसाफ मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है और हमारा भी यही कहना है। फिरोज बख्श साहब, आखिर में मैं चाहूंगा कि दुआ पे, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी भी गाजा के हालात हों या मिडिल ईस्ट के हालात हों, और मैं तो समझता हूँ कि दुनिया के हालात भी अच्छे नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जी डॉक्टर मुमताज, ऐसा है कि गाजा के हालात जो है ना, असल में गाजा के ताल्लुक से लोग उसको डिस्कस कर करके, आंसू बहा बहा कर, अब लोगों के दिल भी थक गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गाजा में कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं कि गाजा जो है किसी बहुत आराम से हो गया, नहीं। गाजा के वही हालात हैं और वहां पर जेनोसाइड किसी ना किसी सूरत में अभी भी चल रहा है, भले ही ये इक्का दुक्का लोगों को मारे। तो गाजा का तो बस अल्लाह ही मालिक है और अल्लाह भी उनकी आजमाइश ले रहा है। अल्लाह आजमाइश सबकी लेता है। इस वक्त जो हालात है वहाँ बेतहाशा सर्दी बढ़ गई है। आप देखिए दिल्ली में ही कितनी तेज हो गई सर्दी, तो गाजा में तो इससे बहुत ज्यादा ठंड है और वहाँ बारिश भी है, वहाँ हर किस्म का मतलब आजमाइश उनकी हो रही है। हम बस यही दुआ करते हैं अल्लाह से कि आजमाइशें उनकी ली हैं। अल्लाह का अपना सिस्टम होता है, अपना प्लान होता है, अपनी मर्जी से, उसकी मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं फड़कता। लेकिन हम यही दुआ करते हैं अल्लाह से कि गाजा वालों की बहुत ज्यादा आजमाइश हो गई है और बस उनके ऊपर तू अपना रहम कर, अपना करम कर और अपनी मेहरबानी कर कि अब जो भी उनके साथ हो अच्छा हो। चाहे वो अ, यानी ये समझिए कि तेरी तरफ से हो, उनके लिए एक अच्छा सनी डे आए, अच्छा मौसम आए, या ये कि दुनिया की तरफ से हो, या ये कि जहाँ से बिल्कुल भी हमें उम्मीद नहीं है, जो मुनाफिकीन मुमालिक हैं, मुमालिक हैं, मुनाफिकीन हैं ये, या इनकी तरफ से इनके दिल में कोई रहम आ जाए। लेकिन अब तक रहम नहीं आया 2 सवा 2 साल, तो अब क्या होगा।
लेकिन हम फिर भी दुआ करते हैं। जैसे आप भी कहते हैं कि हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और हम हमेशा भलाई की बात सोचते हैं, हम हमेशा जो है बैलेंस करने की बात सोचते हैं, हम हमेशा उम्मीद अफ़ज़ा रहते हैं, जो कि अल्लाह ने भी हमें कहा है कि इसी तरह से हमें रहना चाहिए, चलना चाहिए। तो इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ कि इनकी आज़माइश अब बहुत हो गई है। बस हो सकता है अल्लाह कभी भी इनके ऊपर रहम करे। लेकिन अब ये देखना है कि अल्लाह की जो दूसरी मखलूक है, जो मतलब 50-55 मुस्लिम ममालिक हैं, वो क्या करें? अल्लाह में ने इन सबको खुली रस्सी दे रखी है, लेकिन किसी भी दिन वो ढील ख़त्म हो सकती है। तो अभी वक़्त है इन मुनाफ़िकीन ममालिक के पास कि अब भी कुछ कर लें। जी, डॉक्टर मुमताज़। जी बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं और अभी चूँकि समीर साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि ट्रम्प ने कहा है कि 48 घंटे में एक सरप्राइज़िंग जो है वो सरप्राइज़ होगा और चूँकि कुशनर चाहते हैं जो उनके दामाद हैं डोनाल्ड ट्रम्प के, कि गादा में सेकंड राउंड की बातचीत हो, वहाँ के हालात अच्छे हों और चूँकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डेवलपमेंट का काम होगा, कंस्ट्रक्शन का, वो कुशनर ही करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि उनका भी ये इंटरेस्ट होगा कि यहाँ पे जो है जल्द से जल्द वो हो जाए और बाकी अच्छा नेतन्याहू का ये है कि कुछ ना कुछ हम ऐसा कर लें कि ताकि इलेक्शन में हमारा जो है प्रेजेंस रहे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अब वापसी कर पाएँगे नेतन्याहू। बहरहाल जो भी होगा हम अपडेट करते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया फिरोज़ बख्त अहमद साहब आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया एडवोकेट राशिद रिज़वी साहब आपका और बहुत-बहुत शुक्रिया आज़म सिद्दीकी साहब आपका। तीनों हज़रात का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमसे जुड़े, हमसे बातचीत की और कई मसलों पर और हमने पूरी ईमानदारी से जो मुल्क को सामने रख कर के और दुनिया में इंसानियत को सामने रख कर के बातें की हैं। इंशाअल्लाह इसी तरह से हम अपनी जो ज़िम्मेदारी है उसको पूरा करते रहेंगे, अदा करते रहेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ते हैं, तमाम राजा सिंह राजपूत साहब हों, तबरेज़ आलम साहब हों या और बहुत सारे लोग हसन रिज़वी साहब हों, ये सारे लोग जो हमसे जुड़ते हैं, मैं इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। ओम प्रकाश जी बहुत दिन बाद आए, लेकिन इनका, नसीरुद्दीन साहब का, सबका शुक्रिया कि जो लोग जुड़ते हैं। बहुत सारे लोग, मैं नाम शायद ना ले पाऊँ सारे लोगों का लेकिन सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ और कोशिश यही है कि आप लोग जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ क्योंकि ये पैगाम जो है पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत शुक्रिया, शब ब खैर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।